हेलो गाइस, आई एम आकाश। वेलकम टू बीट ऑन पॉइंट एकेडमी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वह सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इसमें हम लोग तीन चीज़ों पे मेन फोकस देंगे। एक होगा सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान के हमारे स्रोत क्या क्या हैं, किस किस संविधान से या कहाँ कहाँ से हमारे संविधान में जो भी चीज़ें डाली गई हैं, जो भी आर्टिकल्स डाले गए हैं या जो भी पार्ट्स डाले गए हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। दूसरा हमारा होगा पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को ईज ऑफ स्टडी के लिए और ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छे से लोग समझ सके, इसके लिए इसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसको देखेंगे। और जो तीसरा होगा हमारा, वो संविधान की अनुसूचियाँ होंगी, शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहले अपना आंसर चेक कीजिए, फिर हमारे आंसर को देखिए, और हिंदी में हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे इस वीडियो को। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के स्रोत क्या क्या है। तो हमारे संविधान के स्रोत में सबसे इंपॉर्टेंट जो स्रोत है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इससे लगभग 250 अनुच्छेद हमारे संविधान में लिए गए। तो सारे अनुच्छेदों को देखने का जरूरत नहीं है, यहाँ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें ली गई हैं उसको हम लोग देखेंगे। एक तो फेडरल स्कीम लिया गया, हमारा जो फेडरल स्कीम है यानी कि हमारा जो संघ का ढांचा है उसको यहाँ से लिया गया। राज्यपाल के पोस्ट को लिया गया, जुडिशियरी को लिया गया और पब्लिक सर्विस कमीशन को लिया गया, और इमरजेंसी प्रोविजंस को, यानी जो हमारे इमरजेंसी, तीन तरह के इमरजेंसी लगते हैं आपातकालीन, जो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा लगाए जाते हैं आपातकाल, उसको भी हम लोग 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिए हुए हैं। अमेरिका के संविधान से कुछ चीज़ें ली गई। तो क्या ली गई? तो सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त नागरिकों को अधिकार हैं, तो ये जो है अमेरिका से लिया गया था। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, आज हमारा जो सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट देखा जाता है, तो संविधान निर्माताओं ने उसको अमेरिका से लिया था। जुडिशियल रिव्यू, यानी कोई अगर डिसीजन ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि डिसीजन में कुछ प्रॉब्लम है या अभी के टाइम में वो फिट नहीं बैठ रहा है, तो उसके लिए जो जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट करती है वो भी यूएसए से लिया गया था। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पे जो अब महाभियोग लगाया जाता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया भी अमेरिका से ली गई थी। इसको हम लोग राष्ट्रपति में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है, उपराष्ट्रपति का जो पोस्ट है, वो भी अमेरिका से लिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज का जो रिमूवल होता है उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वो भी अमेरिका से ही लिया गया। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी लॉ के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, नियम के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, उसको भी अमेरिका से ही लिया गया। थर्ड, हमारा आयरलैंड से कुछ चीजें ली गई। तो आयरलैंड से भी बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज लिया गया वो है डीपीएसपी। ये दो चीजें, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये भी आयरलैंड से लिए गए। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन, राष्ट्रपति का इलेक्शन किस तरीके से होगा, उसका मेथड क्या होगा, जैसे प्रेसिडेंट पढ़ाएंगे तो वहां आपको बताया जाएगा कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया जाता है, तो उस चीज को वहां पे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। राज्यसभा के जो मेंबर्स, जिनका नॉमिनेट, यानी 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, तो उसको भी हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया था। कनाडा के संविधान से देखें तो फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि फेडरेशन तो है, यानी हमारे जितने भी राज्य हैं वो राज्य अलग नहीं हो सकते हैं, सेंटर को स्ट्रॉन्ग दर्जा दिया गया, सेंटर का स्ट्रॉन्ग होल्ड सारे राज्यों पे रहता है, तो ये कनाडा से लिया गया। रेसिडुअरी पावर्स इन सेंटर, रेसिडुअरी पावर्स कौन होते हैं? जैसे पहले के वीडियोज में अगर आपने देखा होगा तो वहां हमने एक बार डिस्कस किया था कि तीन तरह के पावर में डिवाइड किया जाता है। एक फेडरल पावर, यानी कि जो सेंट्रल पावर है, फिर स्टेट पावर, और फिर कंकरेंट लिस्ट। ये तीन तरह के लिस्ट होते हैं। इन तीनों लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स इंक्लूड नहीं किए जाते हैं उनको रेसिडुअरी पावर्स के अंदर रखा जाता है, तो इसको सेंटर को दिया जाएगा, इस पे लॉ सेंटर बनाएगी। ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया। गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो हर राज्य में होता है उसको भी कनाडा के संविधान से लिया गया। और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है कि जब प्रेसिडेंट को समय समय पर किसी नियम के प्रति, या पार्लियामेंट कोई नियम पास करके प्रेसिडेंट को साइन के लिए भेजती है और प्रेसिडेंट को उस पर कोई कंफ्यूजन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं। हालांकि ये सलाह बाध्य नहीं होता है प्रेसिडेंट पे, मगर वो सलाह लेने का अधिकार प्रेसिडेंट को जो मिला वो कनाडा के संविधान से ही हमारे संविधान निर्माताओं ने लिया था। फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया? तो कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट क्या है कि इस पे हमारा सेंटर और स्टेट दोनों ही इस लिस्ट के में जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उन पे नियम बना सकता है। पार्लियामेंट की ज्वाइंट सीटिंग होती है, इसको पार्लियामेंट के चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ा आप समझ लीजिए कि जो भी कभी रूल, अगर दोनों पार्लियामेंट के दोनों भी जो सदन है, यानी आपके जो लोकसभा और राज्यसभा है, इनके बीच में अगर किसी रूल को लेकर मतभेद हो जाता है तो उसके लिए ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाती है। कैसे बुलाया जाता है, कौन बुलाता है, ये सारी चीजें हम लोग पार्लियामेंट वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ चीजें ली गई। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी संसदीय सरकार जो हमारी है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से ली गई। रूल ऑफ लॉ लिया गया। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो भी हमारी विधायी प्रक्रिया जो अपनाई जाती है आज भी वो हमारे ब्रिटिश संविधान से ही लिए गए थे। सिंगल सिटीजनशिप यानी कि आप अमेरिका के संदर्भ में अगर देखें तो अमेरिका में राज्य के लिए अलग नागरिकता और केंद्र के लिए अलग नागरिकता होती है। हमारे देश में केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही नागरिकता का प्रावधान है। ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हायर किया था। कैबिनेट सिस्टम जो हमारा है उसको भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। प्रेरोगेटिव रिट्स, ये रिट्स क्या होते हैं तो रिट का एक अलग से चैप्टर ही आएगा। 5 तरह के रिट होते हैं और ये पांचों रिट जो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को पावर है। हाई कोर्ट 226 के तहत करती है और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत करती है। ये 2 अनुच्छेद हैं। तो इन चीजों को डिटेल में डिस्कस वहां पे किया जाएगा। रिट का एक अलग चैप्टर ही आएगा। फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड बाइकैमरलिज्म, पार्लियामेंट में जो भी लोग रहते हैं वहाँ जो भी मेंबर्स हैं या जो भी वहाँ पे ऑफिसर एंड स्टाफ हैं उनके प्रिविलेज क्या है, उनके अधिकार क्या हैं और द्विसदनीय विधायिका, ये दोनों चीजें हम लोगों ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हायर की थी। फिर हमारा साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट लिया गया, वो था अमेंडमेंट यानी संविधान में हमारे संशोधन किस तरह से होगा और राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव किस तरह से होगा, ये भी हमने साउथ अफ्रीका से ही हायर किया था। फिर हमारे जापान के संविधान से कुछ चीजें ली गई। तो जापान के संविधान से लिया गया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कानून जो भी प्रोसेस एस्टेब्लिश करेगी, जो भी प्रक्रिया एस्टेब्लिश करेगी उसी के अनुसार नागरिकों को भी उसको फॉलो करना है और कंट्री को भी उसको फॉलो करना है। तो ये जापान के संविधान से लिया गया था। जर्मनी का वीमर संविधान उस समय था तो उसको हम लोग डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन फंडामेंटल राइट के चैप्टर में उसको डिस्कस कर लेंगे। तो फंडामेंटल राइट का जो सस्पेंशन हो जाता है इमरजेंसी के टाइम यानी जब आपातकाल लगता है तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनमें कुछ मौलिक अधिकारों को छोड़ के बाकी सारे मौलिक अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। उसको जर्मनी के संविधान से लिया गया था। फ्रांस के संविधान से हमने लिया था रिपब्लिक एंड आइडियाज ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीम्बल। हमारा जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के चैप्टर में डिटेल में इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। गणतंत्र की अवधारणा, हमारी जो लिबर्टी की अवधारणा यानी स्वतंत्रता की अवधारणा और इक्वलिटी यानी कि सबको एक बराबर देखना है इसकी अवधारणा, फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारे की अवधारणा, ये सारी चीजें हमारे जो प्रीम्बल में ली गई वो फ्रांस के संविधान से ली गई हैं। रसिया के संविधान से क्या लिया गया तो फंडामेंटल ड्यूटीज, ये फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 क में आएगा, वो आपको डिटेल में फंडामेंटल ड्यूटीज का एक चैप्टर ही आएगा उसमें बताया जाएगा। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे रसिया के संविधान से लिए गए। और जो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस है प्रीम्बल में यानी जो हमारा न्याय का सिद्धांत है जो हमारे प्रस्तावना में, उसको भी रसिया के संविधान से ही लिया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके सब्जेक्ट मैटर क्या है और किस किस आर्टिकल में उसको कवर किया जाता है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ये यूनियन एंड टेरिटरी से डील करता है यानी भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र से डील करता है। ये अनुच्छेद 1 से 4 में है। इसको डिटेल में इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे। ये जितने भी सब्जेक्ट मैटर यहाँ बताए जाएंगे और आर्टिकल्स कवर बताए जाएंगे, ये सारी चीजें और पार्ट्स ये आपको इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ बताया जा रहा है, याद रखना भी जरूरी है, मगर इन सबके लिए सेपरेट वीडियो जाएंगे, सबको हम लोग डिटेल में वहां डिस्कस करेंगे। यहाँ केवल आपको सब्जेक्ट मैटर और आर्टिकल्स बताए जाएंगे। तो सिटीजनशिप जो है उसको अनुच्छेद 5 से 11 में रखा गया, यानी नागरिकता के जो प्रावधान है वो 5 से 11 में। मौलिक अधिकार के जो प्रावधान है वो पार्ट 3 में आते हैं और वो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में रखे गए हैं। पार्ट 4 में हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं जो 36 से 51 के बीच रखे गए हैं। 4 के क में आपको बताया गया अनुच्छेद 51 क में फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य जो नागरिकों के होते हैं उसको रखा गया है। पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को रखा गया और इसके लिए अनुच्छेद कौन से अलॉट हुआ है तो 52 से लेके 151 तक। छठा जो हमारा पार्ट है उसमें राज्य सरकारें आती हैं और वो 152 से 237 तक अनुच्छेद में कवर किए जाते हैं। 7वां पार्ट जो है कि पार्ट बी स्टेट इन फर्स्ट शेड्यूल, यानी जब हमारा संविधान का शुरुआत हुआ था उस समय 4 पार्ट में स्टेट्स को डिवाइड किया गया था, पार्ट ए बी सी डी। तो उसी समय जो पार्ट बी स्टेट्स थे उनको अभी डिलीट कर दिया गया है। 238 नंबर जो आर्टिकल था उसको भी डिलीट कर दिया गया है, उसका चर्चा पार्ट 7 में किया गया है। पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरी यानी जो संघ शासित प्रदेश होते हैं उनको 239 से 242 तक के आर्टिकल्स में कवर किया गया है। 9वां जो हमारा है वह पंचायत। पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें, इसका अनुच्छेद भी याद रखें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 243 से 243 ओ, ये जितने भी ओ ए बी सी डी आपको दिखे हैं ये समझिए कि ये सारी जो हैं ये अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई हैं, ये मूल संविधान में नहीं थी। किसी भी अगर आर्टिकल के साथ ए बी सी डी ओ पी क्यू को भी कुछ भी जुड़ा हुआ दिखे तो उसको आपको मान लेना है कि ये अमेंडमेंट के द्वारा यानी संविधान में संशोधन करके इसको जोड़ा गया था। 9 के ए में म्यूनिसिपैलिटीज को जोड़ा गया, तो म्यूनिसिपैलिटीज 243 पी से 243 जेड जी तक, यानी जेड जी और पी ये सारी चीजें जुड़ी हुई है ना। तो ये जो हो गया
आपको इसको जो है अमेंडमेंट के तहत संविधान में जोड़ा गया था। पार्ट 9B में जो डिस्कस किया जाता है ये सहकारी संस्थाओं के बारे में डिस्कस किया जाता है और इसका जो आर्टिकल है वो 243ZH से लेकर 243ZT तक इसको डिस्कस करते हैं। पार्ट 10 में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया है, जो भी आदिवासी क्षेत्र हैं या जो भी अन्य क्षेत्र हैं उनके बारे में डिस्कशन होता है। 244 से 244A तक के आर्टिकल जो हैं वो इसको कवर करते हैं। पार्ट 11 में यूनियन और स्टेट के बीच किस तरह के संबंध होंगे उसको 245 से 263 के आर्टिकल में कवर किया जाता है। पार्ट 12 में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट, फाइनेंस के बारे में, प्रॉपर्टी का राइट्स किस तरह से होगा, कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में या राज्य और केंद्र के बीच में या केंद्र के किसी और व्यक्ति के साथ या किसी और राज्य के साथ किस तरह से बनेंगे, शूट जो होते हैं ये न्यायालय में जो मुकदमे दायर किए जाएंगे वो किस तरह से दायर किए जाएंगे, उनका क्या प्रक्रिया होगा, इसको 264 से 301 के तहत कवर किया गया है। 13th पार्ट जो है इसमें ट्रेड, कमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि व्यापार किस तरह से होगा, वाणिज्य किस तरह से होगा, दो राज्यों के बीच किस तरह से व्यापार वगैरह होंगे, उनके बीच आवाजाही किस तरह से होगी, इसको यहाँ पे कवर किया गया है और इसके लिए आर्टिकल जो है वो 301 से 307 के बीच होते हैं। फिर जो हमारा 14वां पार्ट है इसमें यूनियन और स्टेट के अंदर सर्विसेज का मतलब समझ रहे हैं आप, जो भी सबऑर्डिनेट सर्विसेज होती हैं, जैसे यूपीएससी और पीसीएस को छोड़ के जितने भी सर्विसेज हैं, जैसे कोई डीआरडीओ में, कोई इसरो में या कोई कहीं और भी अपॉइंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, या कोई जो है राज्य सिंचाई विभाग में या किसी और विभाग में अपॉइंट होते हैं, उसको 308 से 323 के आर्टिकल में कवर किया गया है। 14 का ए जो हमारा पार्ट है तो यहाँ भी ए जुड़ा है, यानी ये भी अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। इसमें ट्रिब्यूनल्स को जोड़ा गया है, तो ट्रिब्यूनल्स जो हैं ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, आपको ट्रिब्यूनल का एक सेपरेट चैप्टर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। 323B अनुच्छेद में इसको रखा गया है। और इलेक्शन 15वें पार्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्शन से डील करता है, इलेक्शन कमीशन का पावर और जितने भी इलेक्शन होते हैं हमारे लोकल लेवल से लेकर और हायर लेवल तक, वो सारी चीजों को इसमें कवर किया गया है। 324 से 329A आर्टिकल में इसको रखा गया। और स्पेशल प्रोविजन कुछ क्लासेस के लिए, शेड्यूल क्लास, शेड्यूल ट्राइब्स और कुछ और भी संरक्षित लोग होते हैं, कुछ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज होती हैं, उनके लिए जो स्पेशल प्रोविजन पार्ट 16 में रखा गया वो 330 से 342 आर्टिकल्स में कवर किए गए हैं। पार्ट 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज को रखा गया है, राज्य की राजकीय भाषा क्या होगी, तो 343 से 351 आर्टिकल में इसको कवर किया गया। पार्ट 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आता है इमरजेंसी प्रोविजन से, 352 से 360, 3 तरह के इमरजेंसी होते हैं, वो इमरजेंसी का अलग चैप्टर होगा, उसमें आपको डिस्कस किया जाएगा। ये जो हमारा 19th पार्ट है वो मिसलिनियस चीजों से डील करता है, यानी विविध चीजों से, विविध चीजों में कुछ भी हो सकता है, तो वो 361 से 367 आर्टिकल में कवर किया गया, उसको भी डिटेल में आपको एक चैप्टर में बताया जाएगा। 20वां जो है इसमें संविधान का संशोधन किस तरह से होगा उस प्रोसेस को डिस्क्राइब किया गया है, और इसके लिए केवल एक ही आर्टिकल है हमारे पास, 368 आर्टिकल। पार्ट 21 जो है इसमें टेम्पोररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन 369 से 392 तक, इसी के तहत 370 अनुच्छेद था, आपको याद होगा, तो वो टेम्पोररी था, वो परमानेंट नहीं था, और उसको जो है हटा दिया गया और आज हमारा जम्मू एंड कश्मीर राज्य को बांट के 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया है। तो वो सारे जो प्रोविजंस है पार्ट 21 में कवर किए जाते हैं। पार्ट 22 में शॉर्ट टाइटल यानी छोटे टाइटल किसी को देने हैं, या कमेंसमेंट ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपेल्स, यानी हिंदी में टेक्स्ट होगा, हिंदी में कुछ चीजें लिखी जाएंगी, किस तरह से हिंदी में काम होगा और उनको किस तरह से फेज वाइज हटा दिया जाएगा, इन चीजों का डिस्कशन इसमें किया गया है। और 393 से 395 आर्टिकल इसको कवर करते हैं। कुछ नोट्स हैं, जैसे 7वां पार्ट जो है, जो कि पार्ट बी स्टेट से डील करता है, उसको किस संशोधन के तहत हटाया गया, तो 7वां संशोधन एक्ट 1956 के तहत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर पार्ट 4A यानी 4 का क जो है और पार्ट 14 का क जो है, ये 42वें संशोधन 1976 के तहत हमारे संविधान में जोड़े गए थे। पार्ट 9 का जो क है उसको 74वां संशोधन 1992 के तहत, यानी पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी वाले जो चीजें हैं उसको, पार्ट 9A को 74वां संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। और पार्ट 9B जो है इसको 97वां संशोधन 2011 के तहत हमारे संविधान में जोड़ा गया था। शेड्यूल्स के बारे में देखते हैं कि संविधान में हमारी अनुसूचियां कौन कौन सी हैं और वो किस किस चीज से डील करती हैं। तो पहला शेड्यूल हमारा जो है ये नेम्स ऑफ स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, यानी राज्यों का नाम और उनके टेरिटरी यानी उनके संघ राज्य क्षेत्र कहाँ तक होंगे उसके बारे में डिस्कशन करता है। और यूनियन टेरिटरीज के नेम और उनका एक्सटेंट यानी उनका विस्तार कहाँ तक होगा इसके बारे में डिस्कस करता है। दूसरा जो शेड्यूल है ये इमोल्यूमेंट्स, अलायंसेस, प्रिविलेज एंड सो ऑन, इन चीजों के बारे में, यानी कि प्रेसिडेंट से लेके
और जितने भी लोअर लेवल तक सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो अधिकारी या कर्मचारी होते हैं उनके पेमेंट, उनके भत्ते, उनके क्या क्या अधिकार होंगे, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है। तीसरा शेड्यूल जो है, तीसरी अनुसूची, ये ओथ और अफर्मेशन, यानी कि कोई भी अगर एम्प्लॉय ज्वाइन करता है या कोई भी मिनिस्टर अगर पद की शपथ लेता है तो उन सारी चीज़ों को थर्ड शेड्यूल में रखा गया है। चौथे शेड्यूल में सीट किस तरह से बांटे जाएंगे राज्य और यूनियन टेरिटोरी के बीच, राज्यसभा के सीट, उन चीजों को चौथे शेड्यूल में डिस्कस किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है सारे शेड्यूल्स और इनके सब्जेक्ट मैटर जबानी याद होने चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में किसी भी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। पांचवा शेड्यूल जो है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के बारे में बात किया था कि शेड्यूल एरियाज जो है और शेड्यूल ट्राइब्स जो है, इनके एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, इनका कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा और इन पे किस तरह का नियंत्रण बनाया जाएगा, इसके बारे में डिस्कशन होता है। छठे शेड्यूल में यहाँ पे ध्यान दीजिए कि शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल एरियाज के बारे में यहाँ बात किया जाता है, लेकिन छठे में केवल 4 राज्यों के बारे में स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनका जो है नियंत्रण किस तरह से होगा। तो वो कौन कौन से राज्य हैं, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए 3 राज्य सही दे दिए जाते हैं और चौथा मिजोरम के जगह पे कभी मणिपुर या कभी नागालैंड या कुछ और दे दिया जाता है, तो इसको ध्यान रखिए। जो हमारा 7वां अनुसूची है, ये यूनियन और स्टेट के बीच पावर डिवीजन के बारे में, जो स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट होता है, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। 8वां शेड्यूल जो है, इसमें लैंग्वेज, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कौन कौन से लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज हैं, तो उनके बारे में चर्चा की गई है। तो अभी करंट में 22 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड हैं, इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताया जाएगा। 9वीं जो अनुसूची है, ये पहले इसमें 13 कानून थे, अभी इसमें 282 कानून कर दिए गए, और ये स्टेट लेजिस्लेचर और लैंड रिफॉर्म से डील करता है। और जमींदारी सिस्टम जो है, इसको हटाने के बारे में, और पार्लियामेंट जो है डील करता है इस मैटर के बारे में कि किस तरह से जमींदारी को हटाया जाए और लैंड को किस तरह से रेगुलेट किया जाए, तो उसको 9th शेड्यूल में कवर किया जाता है। मगर 9th शेड्यूल का फायदा बहुत उठाया जाता है, इसमें कोई भी अगर संशोधन, कोई भी अगर एक्ट रख दिया जाए तो उसको कानून के तहत, पहले क्या प्रावधान थे कि उसको जो है उसके लिए कोर्ट में जाके कोई अपील नहीं कर सकता है, अभी उस प्रावधान को हटा दिया गया है। उस प्रावधान को कैसे हटाया गया वो आपको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। 10वां अनुसूची बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन आता है कि दल बदल रोधी कानून कौन से अनुसूची में है, तो ये 10वें अनुसूची में है, और इसको 52वां संशोधन 1985 के तहत, राजीव गांधी जी की सरकार थी उस समय इसको जोड़ा गया था। 11वां जो अनुसूची है, इसमें पंचायती राज को रखा गया है, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था, और इसमें 29 विषय हैं। 12वां जो अनुसूची है, इसमें नगर पालिकाओं के बारे में प्रावधान है, और इसे 74वां संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था, इसमें 18 विषय हैं। और 9वें शेड्यूल को पहला संशोधन 1951 के तहत, 9वां शेड्यूल यानी 8 तक शेड्यूल पहले थे संविधान में, 9, 10, 11 और 12 को संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो 9वें को पहला संशोधन 1951 के तहत, 10वें को 52वां संशोधन 1985 के तहत, 11वें को 73वां संशोधन 1992 के तहत, और 12वें को 74वां संशोधन 1992 के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा याद रखें। पहले जो था 9वें शेड्यूल को प्रोटेक्ट किया गया था जुडिशियल रिव्यू से। आपको मैंने इसको बताते वक्त बताया कि 9वें शेड्यूल को जुडिशियल रिव्यू से, यानी अगर कोई भी उसमें लॉ डाल दिया जाएगा या कोई भी कानून उसके तहत लाया जाएगा तो उसका कोई भी कोर्ट में जाके चैलेंज उसको नहीं कर सकता है। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी रूल इसमें 24 अप्रैल 1973 के बाद डाले गए हैं उनका जुडिशियल रिव्यू होगा, और अब ये संभव है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिवीजन ऑफ पावर। 7वें शेड्यूल में किस तरह से डिवीजन ऑफ पावर्स किए गए, कितने कितने सब्जेक्ट रखे गए हैं। तो 3 सब्जेक्ट हैं, एक सेंट्रल लिस्ट है, दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट के विषय जो भी होते हैं उसमें केवल सेंटर कानून बना सकता है। स्टेट लिस्ट के जो विषय हैं इस पे स्टेट कानून बना सकता है, केवल वर्ड नहीं है। यहाँ पे अगर कोई कभी लगे सेंटर को कि राज्य हित में या राष्ट्र हित में या इंटरनेशनल कम्युनिटी के हित में विषय में बनाना जरूरी है, तो स्टेट लिस्ट में भी इंटरफेयर करके वो यहाँ पे नियम बना सकते हैं। तो सेंट्रल लिस्ट में 100 सब्जेक्ट अभी हैं, पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 97 सब्जेक्ट रखे गए थे। स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट हैं, अभी ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट थे। और कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के बीच में टकराव हो जाता है, दोनों के कानून के बीच में अगर टकराव हो जाता है, दोनों एक साथ नहीं मिल पाते हैं, तो कंकरेंट लिस्ट में जो है को जो लॉ सेंटर बनाएगी उसी को मान्य माना जाएगा, उसी की प्रभुता रहेगी। अभी उसमें 52 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली इसमें 47 सब्जेक्ट थे, यहाँ से 5 सब्जेक्ट काट के यहाँ जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा है, ये 8वें शेड्यूल में कौन कौन से भाषाएं हैं इसके बारे में डिस्कस करता है। तो ओरिजिनल संविधान में हमारे कितनी भाषाएं, 14 भाषाएं थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, और बाद में जो अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए वो
कितने भाषाएं जोड़े गए, तो 14 और 8 22, तो 8 भाषाओं का आपको विषयवार विवरण यहाँ पे दिया जा रहा है। 21वां संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ी गई। फिर 71वां संशोधन 1992 के तहत मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया। और 92वां संशोधन 2003 के तहत संथाली, बोडो, मैथिली और डोगरी को जोड़ा गया। तो ये संशोधन और ये लैंग्वेज जो बाद में जोड़े गए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इनको हमेशा आप याद रखेंगे। और शेड्यूल्स तो हमेशा याद रखना ही रखना है, कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सैलिएंट फीचर्स, हमारे संविधान के क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। तो प्रमुख विशेषताओं में सबसे तो प्रमुख विशेषता है कि सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, तो वो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका का है, उसको भी आप याद रखें। तो ओरिजिनली इसमें जो है जब सबसे पहले हमारा संविधान बना था तो 395 अनुच्छेद थे, इसमें 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। आज लगभग 470 अनुच्छेद हैं, 24 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। इसको बहुत सारे सोर्सेस से लिया गया, जो कि आपको पहले ही डिस्कस कर दिया गया कि ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, जापान, एवरीवेयर से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी अच्छी चीजें थी उनको हमारे संविधान निर्माताओं ने छान छान के निकाला और एज इट इज किसी चीज को और किसी चीज को एज इट इज संशोधन करके भी डाला गया। फिर रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा संविधान ना तो बहुत कठोर है और ना ही बहुत लचीला है, ये सब कठोर और लचीला दोनों का संगम है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। फिर फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, फेडरल तो है हमारे यहाँ जो है संघ और राज्यों के अलग अलग कानून हैं, उनके अलग अलग जो है पावर्स हैं, इन चीजों के अलावे हमारा जो स्पिरिट है, हमारा जो मूल आत्मा है हमारे देश का, हमारे संविधान का, वो यूनिटरी है। इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में अगर आप देखेंगे तो इमरजेंसी प्रोविजंस अगर पूरे देश में इमरजेंसी लगाना है तो एक बार में ही पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी जाती है। फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अडॉप्ट की गई, तो पार्लियामेंट जब पढ़ाया जाएगा तो उसको आपको डिटेल में बताया जाएगा। जुडिशियल सिस्टम जो है वो इंटीग्रेटेड भी है और इंडिपेंडेंट भी है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि कोई कोर्ट इन्फेरियर नहीं है और कोई कोर्ट सुपीरियर नहीं है, बल्कि सारे कोर्ट्स के जो रूल्स एंड लॉस एंड रेगुलेशंस हैं ये सब जगह रेफरेंस दिए जा सकते हैं। और इंडिपेंडेंट है, जुडिशियरी किसी के दबाव में, हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है किसी के दबाव में काम नहीं करती है। सरकारें आती जाती रहती हैं मगर हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है ये हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है। मौलिक अधिकार हमारे संविधान में रखे गए हैं जो बहुत कम ही संविधानों में शुरुआत से देखे जाते हैं, लेकिन हमारे संविधान में मौलिक अधिकार को रखा गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया और बाद में जो है ड्यूटीज की कमी थी वो भी इसमें पूरा कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये सेक्युलर स्टेट की बात करता है, यानी हमारे राष्ट्र का, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा और ना ही कोई धर्म है, बल्कि यहाँ सारे धर्मों को बराबर ट्रीट किया जाता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जितने भी सिटीजन्स 18 ईयर से ऊपर के हैं उनको वोट देने का अधिकार हमारे कानून में पहले 21 वर्ष था, फिर उसका 18 वर्ष किया गया। उस संविधान संशोधन से आपके चैप्टर में आपको डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन हमारा जो एक यूनिक क्या इसमें है कि हमारा जो संविधान है इसने शुरू से ही जब से अडॉप्ट किया गया तभी से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को फॉलो किया। बहुत सारी डेमोक्रेसी जैसे आप अमेरिका को देखें और भी दूसरी डेमोक्रेसीज को देखें तो उन्होंने बाद में जाके, औरतों को अधिकार नहीं थे, नॉन प्रॉपर्टीड को अधिकार नहीं थे, लेकिन हमारे संविधान में शुरू से ही 18 वर्ष से ऊपर के सारे सिटीजन्स को, पहले 21 वर्ष थे अभी 18 वर्ष कर दिया गया है उसको, तो जितने भी सिटीजन्स थे उनको वोट देने का अधिकार है। सिंगल सिटीजनशिप की यहाँ बात की जाती है, राज्य और केंद्र दोनों के लिए अलग अलग नागरिकता नहीं होगी बल्कि एक नागरिकता होगी। और इमरजेंसी प्रोविजंस, 3 तरह के इमरजेंसी, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल, इसको इमरजेंसी का एक सेपरेट चैप्टर होगा, प्रेसिडेंट कैसे डिक्लेयर करते हैं उसमें आपको बताया जाएगा। यानी राष्ट्रीय आपात लग सकता है, राज्य आपात लग सकता है और वित्तीय आपात लग सकता है। ये 3 तरह के आपात प्रोविजंस हमारे संविधान में है। 3 तरह की गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट तो सबको पता है, स्टेट गवर्नमेंट सबको पता है, और लोकल गवर्नमेंट मतलब हमारी जो पंचायती और म्यूनिसिपैलिटी की जो व्यवस्थाएं हैं वो त्रिस्तरीय सरकार में रखी गई हैं। संविधान का हमारा बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है, इसका विरोध भी बहुत होता है, लोग व्यंग करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कहना गलत होगा, क्योंकि इसमें जो भी अच्छी चीजें, दुनिया भर के संविधानों से जो भी अच्छी चीजें निकाली जा सकती थी उसको, और विथ टाइम उसको अमेंड भी किया गया, और कंटेम्प्रोरी टाइम्स में क्या सुटेबल रहेगा हमारे देश के लिए उसको यहाँ पे लिया गया था।
कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट, ये भी गलत बात है, क्योंकि सारी चीजें हमने 1935 के एक्ट से नहीं ली हैं, वहां से भी कुछ चीजें ली गई, उनको भी संशोधन करके लिया गया, हमारे देश के लिए जो उचित थी वो चीजें ली गई। और अन इंडियन एंड एंटी इंडियन कहा गया है इसमें। अब एंटी इंडियन कैसे हो सकता है, इतना हमारे संविधान में जो है, अब ये क्रिटिसिज्म करने वाले कुछ भी कर सकते हैं, मगर हमारे संविधान में हर वर्ग को, हर जाति को, हर रिलीजन को, सबको ध्यान में रखा गया है, तो ये एंटी इंडियन हो ही नहीं सकता। फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, आपको डीपीएसपी है, तो इन चीजों के चलते हमारा एंटी इंडियन तो नहीं है। अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कहा जाता है कि गांधी जी ने जिस प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की बात कही थी उसको संविधान में अडॉप्ट नहीं किया गया। तो गांधी जी ने ग्राम पर स्वराज की बात की थी, तो बाद में जोड़ा ही गया उसको। फिर गांधी जी ने कहा था कि सोशलिस्ट विचारधारा होनी चाहिए, समाजवादी विचारधारा होनी चाहिए, तो समाजवादी विचारधारा हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में झलकती ही है, तो फिर ये भी कहना बहुत हद तक सही नहीं है। फिर कहा था कि एलिफेंटाइन साइज, यानी बहुत बड़ा साइज है, तो बहुत बड़ी कंट्री है तो बहुत बड़ा साइज होना लाजमी है, ये भी कोई सही क्रिटिसिज्म नहीं लगता है। फिर जो है पैराडाइज ऑफ द लेयर्स, कहा जाता है कि इसके जो प्रावधान है, इसके जो चीजें हैं, इसमें जो चीजें लिखी गई हैं वो केवल लेयर्स को समझ में आती है, लेकिन विथ टाइम क्या है कि आम आदमी को भी समझ में आ सके, उन भाषाओं को फिर से रूपांतरित किया गया है। तो ये समय के साथ ये क्रिटिसिज्म पहले के दौर में सही था, मगर आज के दौर में जब हमारी शिक्षा की जो स्तर है वो काफी बढ़ चुकी है, तो ये क्रिटिसिज्म आज के दौर में सही नहीं है। फिर इससे वीडियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, फिर आंसर बाद में आएंगे। आंसर को आप प्रयास कीजिए कि वीडियो आपने अगर अच्छे से देखा है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखने की कोशिश करें। कौन से एक्ट का सबसे ज्यादा हमारे भारतीय संविधान पे असर पड़ा, तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। इससे लगभग 250 अनुच्छेद हमारे संविधान में लिए गए। कितने ओरिजिनल आर्टिकल्स थे, पार्ट्स थे और शेड्यूल्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ओरिजिनल जो है 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करंट नंबर कितना है आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल्स का, तो 470 आर्टिकल्स अभी हैं, लगभग 470 से ज्यादा भी होंगे अभी। फिर 25 पार्ट्स हैं उसमें और 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में कितना है, तो ये आप सब वीडियो में बताया गया है। पहले आप इसको पॉज करें, आंसर लिखें, फिर आंसर देखें। तो सेंटर लिस्ट में 100 सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट हैं अभी, और कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट हैं। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि पहले यानी ओरिजिनल संविधान में हमारे कितने लिस्ट, कौन कौन से लिस्ट में कितने सब्जेक्ट थे। तो कितने लैंग्वेज को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, 22 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया जाता है। इनिशियल में कितने लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया था, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। एंटी डिफेक्शन लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब जोड़ा गया था, तो ये 52वां संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। ये कौन से शेड्यूल में है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। पंचायती राज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब जोड़ा गया था, तो ये 73वां संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। 29 मैटर इसमें है, तो 29 मैटर है और ये 11वें शेड्यूल में रखा गया है। म्यूनिसिपैलिटी को कब ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 74वां संशोधन 1992 के तहत ऐड किया गया था। इसमें 18 मैटर हैं और इसको 12वें शेड्यूल में रखा गया है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।